गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम और राम राम। फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ लेसन नंबर 3 का लेसन नंबर 2। ठीक है, आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आज आपको कुल 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। उसके बाद हमारे पास रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बेटा, ये जो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव है वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के एंड तक ये अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसका मतलब जब भी हमें किसी भी आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव निकालना होगा तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जिससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं या समझ लेना, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कोई भी आपको वीडियो को पॉज नहीं करना, वीडियो को आगे नहीं करना। एक सेकंड भी फिर तुम कहोगे सर ये टॉपिक समझ में नहीं है, तो भाई साहब उसमें हमारी गलती नहीं होगी, उसमें आपकी गलती ही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो लेक्चर का पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इसमें मैंने क्या माना बेटा, माना एक स्रोत आवेश है जो कि क्या है बेटा, मूल बिंदु पर उपस्थित है। तो हमने क्या माना बेटा, माना स्रोत आवेश जो है बेटा, स्रोत आवेश वो कहां स्थित है, स्रोत आवेश प्लस क्यू मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, एक परीक्षण धनावेश को किसी विशेष पथ के अनुदिश ए से क्या लेके गए बेटा, बी तक लेके गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने परीक्षण धनावेश को किसी विशेष पथ के अनुदिश ए से बी तक लेकर गए। ठीक है, किसी विशेष पथ के अनुदिश। अब हमने क्या किया था, इस विशेष पथ के अनुदिश लेके गए थे तो हमने माना किसी क्षण इसको यहां पहुंचे, मतलब किसी क्षण हम जब माना किसी क्षण क्यू नॉट आवेश बिंदु P पर स्थित था तो उस पर कार्यरत विद्युत बल। देखो बेटा, जब ये पॉइंट पदार्थ मैंने मान लिया, ये जो पॉइंट है वो बिंदु P है। इस बिंदु P पे जब वो प्रेजेंट था तो बिंदु P पर हमारे पास उस पर विद्युत बल कितना कार्यरत था वो अब दिखा लेंगे। तो विद्युत बल निकालने के लिए मैं मान लिया इसकी डिस्टेंस जो थी वो यहाँ से कितनी थी बेटा, r डिस्टेंस थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। और ये जो होता है बेटा, आपको पता है बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, KQ अपॉन में कितना होता है, R²। ठीक है, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं आपको बस केवल एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर क्यू नॉट आवेश में तीव्रता इतनी है तो कार्यरत बल जो होगा वो कितना होगा, F वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनती रहेगी फर्स्ट। इस विद्युत बल द्वारा इस क्यू नॉट आवेश को डीएल विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो इस विद्युत बल द्वारा क्यू नॉट आवेश को डीएल विस्थापित करने में किया गया कार्य DW हो तो कितना होगा बेटा, DW बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, DW बराबर फोर्स कितना हुआ,
क्यू नॉट इंटू कितना आएगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, किससे बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमने ये वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पद में हमने क्या कर दिया, कार्य को व्यक्त कर दिया। अब क्या लिखेंगे बेटा, क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने के लिए कुल कार्य कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य टोटल वर्कडन की तरफ। टोटल वर्कडन तो हमारे पास था वो मैंने मान लिया W है। W जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन है, मतलब फोर्स तो था वो इलेक्ट्रिक फोर्स था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्कडन किया था। और ये देने के लिए विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या कह सकता हूं किया गया कुल कार्य लिखता हूं बेटा, कुल कार्यभार के लिए किसके द्वारा बेटा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। यहां बेटा विद्युत क्षेत्र के द्वारा का मतलब यहाँ सिंपल सा यही है कि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्कडन जो होता है वो कितना होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी तक, और ये हमारे पास कितना देगा, dw का हो जाएगा। तो dw का मान अगर मैं यहाँ पे रखूं बेटा तो कितना आएगा, क्यू नॉट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, और कितना देगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने क्या किया, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, उस लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर विद्युत विभवांतर को विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के पदों में व्यक्त किया था। तो उस टॉपिक को आपने अगर नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर देख लिया तो हम लिखते सीधा बेटा, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि विद्युत विभवांतर जो होता है वो कितना होगा बेटा, हमने ए से बी तक का विभवांतर निकालना है, तो अंतिम माइनस क्या होगा, प्रारंभिक, तो वीबी माइनस कितना होगा, वीए, और वो कितना होगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स वर्कडन, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किए गए कार्य, अपॉन में कितना होता है, क्यू नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी दे दी, 4। अब बेटा इक्वेशन 4 व इक्वेशन 3 से तो कितना देगा, बीबी माइनस वीए इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, ए से बी, और कितना देगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद का टर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कितना आएगा, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, समीकरण दे दी बेटा, ये होगी 5। इक्वेशन 5 जो है बेटा वो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है वो तीव्रता के पदों में क्या करता है, व्यक्त करता है। अगर ये तीव्रता के पदों में व्यक्त करता है तो समीकरण जो 5 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखा समाकलन, देखो बेटा लाइन इंटीग्रल होता है, कभी भी किसी वेक्टर के अंदर ई वेक्टर डॉट डीएल मतलब एक एक्स के सापेक्ष या फिर कह सकता हूं एक द्विमीय राशि के सापेक्ष समाकलन होता है तो हम कहते हैं बेटा वो क्या है, रेखा समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो देखो इससे पहले रेखा समाकलन के मतलब व्यक्त करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि समीकरण जो हमारे पास 5 आई है, तो इक्वेशन 5 का जो आरएचएस पद है, इक्वेशन 5 का आरएचएस पद है वो क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन है, रेखा समाकलन है। अर्थात हम जो चार्ज लेके गए हैं वो किसी विशेष पथ के अनुदिश क्या करके लेके गए हैं बेटा, लेके गए हैं ए से बी तक। जो रेखा समाकलन होता है बेटा वो पर्टिकुलर किसी एक निश्चित पाथ के लिए होता है। अतः स्पष्ट है बेटा ये जो विभवांतर है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए। परंतु हम एक चीज जानते हैं बेटा कि विद्युत जो होता है अतः उपरोक्त पद किसी विशेष पथ के लिए, विशेष पथ को प्रदर्शित करता है।
पर हम क्या जानते हैं बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी बल क्षेत्र होता है। संरक्षी बल क्षेत्र होने के कारण ये पथ पे क्या नहीं करता बेटा, डिपेंड नहीं करता। हम क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है बेटा वो क्या होता है, संरक्षी क्षेत्र होता है, अतः रेखा समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब इस बिंदु A से बिंदु B तक चाहे मैं किसी भी पथ से अनुदिश लेके चला जाऊं उसको, चाहे मैं इसको यहां से ऐसे ले जाऊं, चाहे मैं इसको यहां ले जाऊं, चाहे स्ट्रेट लाइन ले जाऊं, चाहे कोई से घुमा के ले जाऊं, किसी भी पथ के अनुदिश लेके चले जाए तो उस दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है। अब इस जो 5 समीकरण आई है उसका एक स्टेटमेंट लिख देता है, तो समीकरण 5 स्पष्ट है, मैं लिखूंगा नहीं, देखो बेटा समझ लो। समीकरण 5 स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखा समाकलन मतलब लाइन इंटीग्रल के ऋणात्मक के क्या होता है बेटा, तुल्य होता है। ठीक है। अब हमारा देखा जाए बेटा, एक स्टाफ बना के पाए लिखते हैं, विभवांतर जो है हमारे पास, विभवांतर वो क्या होता है बेटा, ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो यह ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। मतलब ये जो चीज है वो ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है, मतलब उस चीज पर डिपेंड करता है। अगर मैं कह दूं कि देखो सुनना बेटा, पहले केस में यदि ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 और ये क्या हो 0 से बड़ा, तो इस स्थिति में बेटा देखा जाए तो ये जो cos थीटा होगा वो पॉजिटिव राशि देगा। इस स्थिति में तो विभवांतर जो आएगा बीबी माइनस वीए वो क्या देगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव हुआ तो बेटा ये नेगेटिव क्या कर देगा इसको, नेगेटिव। अगर ये मान ऋणात्मक आ रहा है तो बेटा इससे साफ स्पष्ट हो रहा होगा कि वीए क्या है, वीबी से क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज देखें बेटा हमारे पास, तो ये कितना होगा, ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य कोण वो कितना है, थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। इस फैक्टर के अंदर भी या इक्वल भी कह सकता हूं, इस फैक्टर के अंदर भी क्या होता है बेटा, cos का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर नेगेटिव है तो इस स्थिति में देखा जाए बेटा ये मान ऋणात्मक आएगा तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस स्थिति में विभवांतर क्या आएगा, प्लस का, तो वीबी माइनस वीए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वीबी इज ग्रेटर देन कितना होगा, ये हो जाएगा। अगला थर्ड पॉइंट देखा जाए तो क्या है, ई वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर डीएल वेक्टर, इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री कोण बन गया तो cos 90 का मान कितना होता है भाई साहब, 0 डिग्री। और इस स्थिति में विभवांतर जो होगा वीबी माइनस वीए इक्वल टू 0, देन वीबी बराबर कितना हो जाएगा, वीए के इक्वल हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है। इस फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ सब टॉपिक समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये जो विभवांतर है उसको मैं क्या लेना चाहता हूं बेटा, इस चीज को आपको समझ आता हूं, ये मान पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा उस चीज को समझना। ठीक है। यहां इस टॉपिक को समझा रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक देखना। मैं इसको यहां बिठा देता हूं, नेगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब क्या, आपको समझ में आए। देखो यहां पर विभवांतर नेगेटिव है या पॉजिटिव, सुनना मेरी बात को। देखो यहां बिंदु ले लिया तो विस्थापन इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इस तरफ। ठीक है। मान करते थोड़ी टेढ़ी है तो ये एंगल जो है वो क्या कह सकता हूं, लेस देन 90, पूरा 90 नहीं है। अगर लेस देन 90 है तो इस स्थिति में यहां से जब यहां तक लेके जाऊंगा तो लेस देन 90 केस में क्या हो जाएगा,
यहाँ पर विभवांतर की कंडीशन ये हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा ये। अगर मैं कह दूं देखो बेटा सुनो, मैं स्टार्च पार्टिकल को यहाँ ना लेकर के आकर के बिंदु बी से ए तक लेके आ रहा हूँ, बिंदु बी से ए तक क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, तो बिंदु बी से ए तक लेके आऊंगा तो डीएल विस्थापन इस तरफ रहेगा। ठीक है, अगर इस बात करें बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी बेटा, हो जाएगी बाहर की ओर, ये ई। इस स्थिति में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 की स्थिति में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये चीज हमारे पास कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो इस फैक्टर में क्या आ जाएगा प्लस। आपको बस उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीएल वेक्टर के मध्य कोण निकालना आना चाहिए, उसके बाद का बाकी सारा काम आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, विभवांतर प्लस होगा या माइनस का होगा। ठीक है, अब एक फैक्टर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं कह दूं बिंदु ए जो है हमारे पास जहां पे परीक्षण धनावेश पड़ा था वो कहाँ है बेटा, मैं मान लेता हूं ये अनंत पर है, अनंत पर है। अगर बिंदु ए अनंत पर है तो भाई साहब सुनना है इस के बारे में, यहाँ पर इस पोटेंशियल लिख देता हूं, बी बी माइनस बी इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बी टी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और अनंत पर विभव कितना होता है, हमने स्वैच्छिक पद से लिया था, अनंत पर विभव को हमने कितना बना, 0। तो इस स्थिति में बिंदु बी पर जो विद्युत विभव आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज सॉरी इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बी पॉइंट टी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये बेटा एक यादृच्छिक पद है, हम इसको क्या लिखे, अगर व्यापक पद में लिखे तो व्यापक पद के लिए भी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम किसी भी निकाय के लिए पोटेंशियल निकालें। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज का तो हमारा सेकंड लेक्चर है, वो किस पर आधारित है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने के लिए माना, हमने क्या माना, माना एक स्रोत आवेश, स्रोत आवेश कैपिटल क्यू है। ठीक है, जो कि मूल बिंदु पर स्थित है। इस स्रोत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इस स्रोत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P पर हमें क्या निकालना है बेटा, विद्युत विभव ज्ञात करना है। देख लेते हैं बेटा, ये मेरे पास एक स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश, इस स्रोत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है। इस स्रोत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है। ये हमारे पास बिंदु P स्थित है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना बेटा, विद्युत विभव का मान निकालना। क्योंकि स्रोत आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ जाएगी, तृतीय दिशा में लंबवत बाहर की ओर निष्कासित होगी। मतलब कह सकते हैं जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में क्या होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दिशा में क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा विद्युत विभव की परिभाषा से, बिंदु P पर अनंत से एक समान वेग से गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए एक परीक्षण धनावेश को लेकर आएंगे। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, अभी मैं इसको यहाँ लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे तो डायग्राम बनाना है, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम अनंत से एक समान वेग से बोले तो गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए एक
परीक्षण धनावेश को आवेश को अनंत से परीक्षण धनावेश को बिंदु P तक लेकर आएंगे, बिंदु P तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, माना किसी क्षण परीक्षण धन आवेश बिंदु ए पर स्थित है। तो हम इसको लेके आ रहे थे बेटा, तो माना किसी क्षण में यहां पहुंच गया और ये जो है बेटा बिंदु ए है जिसकी स्रोत आवेश से दूरी कितनी है बेटा, x है। ठीक है, बिंदु ए पर स्थित है जिसकी स्रोत आवेश से दूरी x है। ठीक है, इस बिंदु ए पर परीक्षण धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल। ठीक है, इस बिंदु ए पर स्थित परीक्षण धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल। ठीक है, कार्यरत विद्युत बल। अब कार्यरत विद्युत बल देखा जाए तो कूलाम के नियम से कितना होगा, S बराबर K Q नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। इक्वेशन दे दी फर्स्ट, और ये जो बल लगेगा बेटा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, अब क्या किया बेटा, इस Q नॉट आवेश को मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध dx विस्थापित किया। तो dx विस्थापित करने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, dw कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस Q नॉट आवेश को dx विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य dw हो तो कितना होगा बेटा, dw बराबर f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, अब देखा जाए बेटा dx तो किस तरफ है, इस तरफ, बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए dw बराबर कितना हो जाएगा, f dx cos 180 डिग्री। ठीक है, f का मान देते हैं समीकरण 1 में, लिख देते बेटा समीकरण इक्वेशन दे दो, यहां वो पहले बता देते हैं, थीटा और dx जो है बेटा वो एंटी पैरेलल है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब मान रखते इसके अंदर, तो dw बराबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से देखा जाए तो ये हो जाएगा k का मान देते बेटा, निर्वात के लिए है आवेश, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q नॉट अपॉन में कितना होगा, r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर नहीं होगा, ये बेटा x स्क्वायर होगा। ठीक है, x स्क्वायर नॉट कितना आएगा, dx। ठीक है, अतः Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य वो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस भी आएगा 180 के कारण। ठीक है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से लाना बेटा, इनफाइनाइट से कितना तक लाना है, R दूरी पर, बिंदु P तक लाना, बिंदु P बेटा R पर स्थित है। ठीक है, अब देखा जाए बिंदु P स्रोत आवेश से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये हमारे पास माइनस बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में कितना देगा, x स्क्वायर डॉट dx।
जो चीज कांस्टेंट है समाकलन से क्या आ जाएगी बाहर, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कितना हो जाएगा स्मॉल आर माइनस बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब बेटा 1 एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होता है एक्स स्क्वायर डॉट dx का, वो होता है माइनस का 1 में एक्स। अगर इसका समाकलन का मान मैं यहाँ रख दूं तो बेटा कितना देगा dw बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर समाकलन कर दिया हमने, समाकलन करने पर कितना आया माइनस का 1 में एक्स आर टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, इस माइनस को मैंने जब बाहर लेके आया तो बेटा कितना हो गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में कितना होगा आर और कितना हो जाएगा एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते, पहले इसको माइनस को माइनस कर देते हैं, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1 में आर माइनस 1 में इनफाइनाइट। 1 कितना होता है 0 होता है, ये फैक्टर तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो 1/r बचेगा। अब तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होता है V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। ये W बेटा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य है, तो W एक्सटर्नल एजेंट द्वारा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये जो विद्युत विभव है वो कितना देगा W अपॉन में क्यू नॉट, तो W अपॉन में W का मान रखे तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना देगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा R, तो क्यू अपॉन में कितना देगा R। तो बिंदु S के जो विद्युत विभव होगा बिंदु P पर वो कितना होगा बेटा KQ/R हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा W बराबर KQ अपॉन में R। ठीक है, समीकरण कितनी होगी इसकी, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चल, तो बिंदु S के कारण विद्युत विभव आया था V = KQ अपॉन में कितना था R। इक्वेशन लिखी हमने इसको 3। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये केवल स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, परीक्षण टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखा जाए बेटा विद्युत विभव और तीव्रता के मध्य ग्राफ V व R के मध्य ग्राफ खींचा जाए, मध्य ग्राफ, तो इसमें दो ग्राफ है V व R के मध्य, तो V विद्युत कर्मानुपाती 1/r के, तो V और R के मध्य ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरा देखा जाए V व 1/r के मध्य, वो कितना V समानुपाती 1/r के, इसलिए पोटेंशियल कितना बन जाएगा V व 1 में R स्ट्रेट लाइन। अब देखो बेटा सुनो मेरी बात को, जो उपरोक्त केस है उसमें चार्ज क्या है पॉजिटिव है, इसमें भी चार्ज क्या था बेटा पॉजिटिव था। अब देखो यदि Q इज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे Q इज ग्रेटर देन लेस देन 0, यहाँ Q इज ग्रेटर देन कितना है 0। इसी प्रकार जब नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे इधर आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे V कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे Q इज लेस देन 0, इधर Q इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक V व R के मध्य हमने ग्राफ पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखें तो अगर मीडियम पे डिपेंडेंस देखें तो हमारे पास जो K आ रहा है वो मीडियम के लिए आएगा, वो कितना आएगा वैक्यूम अपॉन में कितना आएगा एप्सिलॉन R के इक्वल आ जाएगा। माध्यम में मेरी बात पोटेंशियल देखा जाए। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए बेटा फैक्टर और पॉइंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यदि Q पॉजिटिव है तो विद्युत विभव भी धनात्मक होगा। अगर Q नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, क्योंकि अदिश राशि जो होती है वो साइन पे डिपेंड करती है, अतः हमारे पास जो चिन्ह आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे पोटेंशियल लेंगे। आज के लेक्चर सीरीज में बस इतना ही करेंगे हम। आगे की जो लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम स्रोत आवेश के कारण बहुत सारे आवेश बहुल आवेशों के कारण निकालेंगे, उसके बाद पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर समविभव प्रश्न आ जाएगा,
फिर डायपोल जो आ जाएगा उसके कारण, फिर विभव की कुछ एप्लीकेशन है उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दे दो, और टॉपिक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।